नेचुरल रिसोर्सेज पर, नैसर्गिक साधन संपत्ति पर कॉम्प्लेक्स में पूरा कब्जा कर लिया है। और बाकी काशी के कुछ लोग इसके विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं, क्रांतिकारी बन गए हैं। उनमें से ही एक क्रांतिकारी, पठान नाम का क्रांतिकारी भी हम देखते हैं, जिसे पकड़ने की बाउंटी किसको मिली है? प्रभास के, भैरवा के पात्र को। यहाँ पर एक बात और हमें जो समझने जैसी है कि काशी शहर जो दिखाया है वहाँ पर हिंदू सिंबल्स को बदला नहीं गया या हिंदू मंदिरों को तोड़ा नहीं गया है। मतलब ये जो भी कॉम्प्लेक्स है कि इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग या हिंदू सिंबल्स और ज़्यादा ग्रो किए हैं तो नष्ट तो नहीं हुए हैं। जैसी संभावना डेमोग्राफिक चेंजेस अगर होते हैं, हिंदुओं की जनसंख्या कम होती है, तो आने वाले निकटवर्ती भविष्य में जो संभावना हमें दिखती है, ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब? तो दोस्तों आज से करीब 6-7 दिन पहले, यानी पिछले महीने 30 मई को बुज्जी एंड भैरवा, इस 2 एपिसोड्स की छोटी सी एनिमेटेड सीरीज को कल्कि 2898 AD के मेकर्स के द्वारा Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया। मैंने रिलीज़ होने के दूसरे दिन ही उसे देख लिया था। 14-14 मिनट के 2 छोटे से एपिसोड्स हैं, पर मैंने अभी तक इस पर बात नहीं की थी। पता नहीं, अंदर से ऐसी बात करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। कल इलेक्शन के रिजल्ट्स वगैरह आ गए, तो उसके बाद अभी सोचा चलो थोड़ा सा इस पर आप सब मित्रों के साथ में बात कर लेते हैं। तो अभी तक तो आपने इस पर काफ़ी सारे ब्रेकडाउन वीडियोस वगैरह यूट्यूब पर जो बनाए गए या बनवाए गए, जो कुछ भी है, तो वो आपने ऑलरेडी ब्रेकडाउन वीडियोस वगैरह इस पर देख ही लिए होंगे। अब मैं अपना एक्सपीरियंस, ये जो कुछ भी इसमें बातें दिखाई है, उस पर अपने विचार बताऊं बुज्जी एंड भैरवा के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा डिस्टोपियन फ्यूचर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, भारत में डिस्टोपियन फ्यूचर पर आधारित कंटेंट की बात करें तो अभी हाल ही में आई हुई एक गणपत नाम का मजाक हमें याद आता है। एक बहुत ही भद्दा मजाक था गणपत, बॉलीवुड के द्वारा किया गया। और उसके अलावा उदाहरण अगर देने हो तो 2017 के बाद में नेटफ्लिक्स ने डिस्टोपियन फ्यूचर के नाम पर गंदगी फैलाना शुरू कर दी थी। सबसे पहले तो नेटफ्लिक्स ने घुल नाम की वेब सीरीज़ बनाई थी। देखिए, अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवानी इनके द्वारा को प्रोड्यूस की गई थी घुल, ये वेब सीरीज़। क्या दिखाया था उसमें कि भाई देश में आने वाले कुछ दशकों के बाद में आर्मी ने माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। मतलब काफ़ी लंबे समय तक राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार देश में रहने के बाद में आने वाला निकटवर्ती भविष्य कैसा होगा, ये उन्होंने वहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। तो कुछ दशकों के बाद में ये जो आर्मी है वो माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार कर रही है, और माइनॉरिटी यानी उस सीरीज़ में स्पेसिफिक मुस्लिम समुदाय को उन्होंने दिखाया है। तो आर्मी उन पर लगातार अमानवीय अत्याचार किए जा रही है, मार काट मची हुई है। जो माइनॉरिटी है उनके बच्चों को तक नहीं छोड़ा जा रहा, उनकी रिलीजियस बुक को बैन कर दिया गया है। इतना अत्याचार बस बढ़ गया है आर्मी का। और ये सब कुछ करते हुए आर्मी मातृभूमि की जय, मातृभूमि की जय, मातृभूमि की जय, इस प्रकार के नारे लगा रहे हैं। घुल का बाकी आप हमारा रिव्यू देखना, वहाँ पर काफ़ी विस्तार से मैंने चर्चा की है। उसके बाद में एक और गंदगी नेटफ्लिक्स ने डिस्टोपियन फ्यूचर के नाम पर फैलाई थी, वो था लैला। लैला नाम की वेब सीरीज़ बनाई थी। उसमें भी ऐसा ही आने वाले निकटवर्ती भविष्य में आर्यावर्त नाम का साम्राज्य बन गया है। और आर्यावर्त साम्राज्य में कौन है? ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की में विश्वास रखने वाले समाज के उच्च वर्ग के हिंदू उन्होंने वहाँ पर दिखाए हैं। अब सीरीज़ में ब्राह्मण या फिर सवर्ण हिंदू ऐसा कुछ शब्द उपयोग उन्होंने नहीं किया है। पंचकर्मी, द्विकर्मी, इस प्रकार से उनके लिए शब्द उन्होंने उपयोग किया है। एक जोशी नाम का डिक्टेटर है, वहाँ पर उसने आर्यावर्त नाम का ये साम्राज्य खड़ा कर दिया है। टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है और सारी साधन संपत्ति, नेचुरल रिसोर्सेज पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। दीवार के इस तरफ ये ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की में विश्वास करने वाले सारे हिंदू वहाँ पर रह रहे हैं, और दीवार के उस तरफ समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, माइनॉरिटीज़ आदि है, वो सब दीवार के उस तरफ है। और वो फिर क्रांति लेकर के आना चाहते हैं, रेबल्स बने हुए हैं। जगह जगह पर उन्होंने आज़ादी आज़ादी के नारे लिखे हुए हैं, टुकड़े टुकड़े वगैरह की बातें वो कर रहे हैं। और इधर जो आर्यावर्त साम्राज्य है वहाँ पर लगातार आर्यावर्त हमारी माँ है, इसकी रक्षा के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे वगैरह वगैरह, इस प्रकार की लगातार नारे वगैरह वो लगाते रहते हैं। और इतने अमानवीय अत्याचार करते हुए उन्होंने दिखाया कि भाई राक्षस भी शर्मा जाए। मतलब गर्भ में अगर बच्चा हो, जैसे कि
कोई इंटर रिलीजियस मैरिज, कोई हिंदू लड़की है वो मुस्लिम लड़के के साथ में विवाह करती है और उसके बाद में उन्हें जब बच्चा होता है तो उस गर्भवती लड़की को उठा करके लेकर के आते हैं और फिर उसका शुद्धिकरण वगैरह भी ऐसा दिखाया है उन्होंने, करवाते हैं। और कई बार पेट में जो बच्चा होता है उसको ये मार देते हैं और मारने से पहले ऐसा संवाद दिखाया है कि पेट में जो बच्चा है ना, ठीक से मारना उसको, गुरु माँ खुश हो जाएगी। तो ये सब मतलब जो कुछ भी वामपंथियों के दिमाग में कचरा भरा हुआ होता है वो सब कुछ उन्होंने वहाँ पर दिखाया है, गुल हो या लैला हो। मतलब वामपंथी फिल्म मेकर्स आप देखिए, वो अपना जो एजेंडा होता है, उनका जो प्रोपेगेंडा उन्हें स्प्रेड करना होता है, उसे स्प्रेड करते समय उन्हें ज़रा भी कोई लाज लज्जा शर्म नहीं आती, वो खुलकर जहर फैलाते हैं, खुलकर। अब आप ज़रा कल्पना करके देखिए, क्या इससे अपोजिट कोई राष्ट्रवादी फिल्म मेकर कोई डिस्टोपियन फ्यूचर बना सकता है, दिखा सकता है? मतलब घुल में जो उन्होंने दिखाया ना, आने वाले कुछ दशकों के बाद में आर्मी माइनॉरिटी पर अत्याचार कर रही है, उनकी रिलीजियस बुक को बैन कर दिया है, उनकी आइडेंटिटी को नहीं रखने दिया जा रहा, वगैरह वगैरह जो कुछ भी है। हालांकि दूर दूर तक भी ऐसी किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में भी ऐसी कोई संभावना कभी आ ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। हाँ, इससे अपोजिट ऑलरेडी हो चुका हमने देखा है। जब डेमोग्राफिक चेंजेस के कारण हिंदुओं की जनसंख्या जहाँ जहाँ पर भी कम हुई है, वहाँ क्या हुआ है हमने देखा इतिहास में। 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हमने देखा। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में, केरला में पिछले कुछ वर्षों में कितनी सारी क्या क्या घटनाएं हुई है, सब कुछ हमने देखा हुआ है। चाहे वो दंगे हो या PFI के द्वारा क्या क्या किया गया, सब कुछ ऑलरेडी हो रहा है या हो चुका है, हम देख रहे हैं। तो क्या कोई राष्ट्रवादी फिल्म मेकर ऐसा कोई डिस्टोपियन फ्यूचर क्रिएट कर सकता है कि आने वाले कुछ दशकों के बाद में डेमोग्राफिक चेंजेस के कारण हिंदुओं की जनसंख्या कम हो गई है, सत्ता परिवर्तन हो जाता है, राष्ट्रवादी सरकार नहीं रहती सत्ता में, और उसके बाद में फिर क्या होता है? क्या कोई राष्ट्रवादी फिल्म मेकर ऐसा बना सकता है? मतलब देखिए, जैसे वैसे राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, कुछ 3-4 अपवाद अगर हम छोड़ दे तो। परंतु क्या कोई ऐसा बना सकता है, चित्रण कर सकता है? नहीं करेगा। ये तो मैंने भारत के कुछ 2-3 कंटेंट के आपको उदाहरण दिए। आप इंटरनेशनल कंटेंट को भी अगर उठाकर देखेंगे, डिस्टोपियन फ्यूचर पर आधारित, सब्जेक्ट पर आधारित जो फिल्में या सीरीज आदि होती है, उनमें ज़्यादातर कंटेंट में 80 से 90% कंटेंट में आपको यही लेफ्टिस्ट विचारधारा ही देखने को मिलेगी कि आने वाले निकटवर्ती भविष्य में या कुछ वर्षों के बाद में पूंजीपतियों ने कैपिटलिस्टों ने और राष्ट्रवादी गवर्नमेंट ने मिल करके सारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दिया है, बर्बादी आ गई है, कंपनी के कारण बर्बादी आ गई है, या उनकी कुछ रिसर्च वगैरह के कारण कुछ लोग ज़ोंबीज़ बन गए हैं, या फिर पूरी दुनिया ही बर्बाद हो गई है। जैसे कि फॉल आउट में भी हमने देखा, वहाँ पर तो खुलकर इन सब बातों के बारे में चर्चा की है कि भाई नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है और वो पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को वॉल्ट्स वगैरह बनाने की जिम्मेदारी दे देती है, फिर वो खुद ही बम फोड़ देते हैं वगैरह वगैरह। तो अधिकतर डिस्टोपियन फ्यूचर पर आधारित जो कंटेंट होता है वो लेफ्टिस्ट विचारधारा पर आधारित ही हमें देखने को मिलता है। लगातार हम ये देखते आए हैं। इवन वी फॉर वेंडेटा में भी आप देख लीजिए, आने वाले निकटवर्ती भविष्य में एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट दिखाई है जो कंजर्वेटिव विचारधारा की है, वो माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार कर रही है, उनके रिलीजियस बुक को तक नहीं रखने दिया जा रहा, बाकी भी वगैरह वगैरह। आप मेरा वी फॉर वेंडेटा का रिव्यू देखना। हाँ, तो ये हमने आज तक डिस्टोपियन फ्यूचर के नाम पर होते हुए देखा है। अभी कल की 2898 AD, यहाँ पर ऑब्वियसली हिंदू सिंबल्स का, सनातन संस्कृति के प्रतीकों का सम्मान किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है फिल्म मेकर्स की तरफ से। और ऐसे कुछ रेफरेंसेस भी हमने, जो प्रमोशनल मटेरियल अभी तक रिलीज़ हुआ है उनमें कुछ रेफरेंसेस भी हम देख रहे हैं, चाहे कल के अवतार हो, अश्वत्थामा हो, तो ये हम रेफरेंसेस देख रहे हैं। परंतु यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स उन्होंने दिखाया है, बुज्जी एंड भैरवा, इस एनिमेटेड सीरीज से जो बातें हमें पता चल रही है कि काशी शहर है, शायद सबसे आखिरी शहर बचा हुआ है जहाँ पर लोगों ने सर्वाइव किया है, ऐसा शायद वो दिखाना चाहते होंगे। तो ये काशी शहर है, वहाँ पर हम देखते हैं कि सब जगह पर मंदिर मंदिर दिखाई दे रहे हैं, भगवा ध्वज भी हमें देखने को मिल रहे हैं। हिंदी भाषा का भी, शुद्ध हिंदी भाषा का भी प्रयोग, देवनागरी में लिखे हुए दुकानों के नाम, शॉप के नाम आदि हम देख रहे हैं। तो ये काशी शहर है और वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स दिखाया है, ऊंचा ऐसा त्रिकोण हमें देखने को मिलता है। वहाँ पर सारे ये
अमीर लोग रहते हैं, शायद ऐसा वो अब अमीर है, पूंजीपति है, या अदानी अंबानी जैसे कोई लोगों ने सारे नेचुरल रिसोर्सेज को बाद में कुछ एक्सप्लॉइट कर लिया, या फिर पता नहीं क्या वो दिखाएंगे, या कौन से एलिट्स वगैरह, क्या कॉम्प्लेक्स ये कैसे बना, किस कारण से बना, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डायरेक्टर उसके माध्यम से क्या दिखाना चाहते हैं, वो मैं देखना चाहूँगा। तो ये कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर पता नहीं कौन है, कोई बाहर से आए हुए हैं, या यही के कोई उद्योगपति पूंजीपति थे, या फिर कोई वेस्टर्न माइंडसेट के एलिट्स थे, पता नहीं क्या क्या वो दिखाना चाहते हैं उसके माध्यम से। तो वो उस कॉम्प्लेक्स में सारी नेचुरल रिसोर्सेज पर, साधन संपत्ति पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। शुरुआत में ही एक कार्गो भी हम देखते हैं जिसमें वो पाइनएप्पल वगैरह लेकर के जा रहे हैं। ये जो क्रांतिकारी है रेबल्स, वो उन पर अटैक कर देते हैं, और वो पहली बार, उनमें से एक लड़की पहली बार पाइनएप्पल्स देखती है। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज पर, नैसर्गिक साधन संपत्ति पर कॉम्प्लेक्स में पूरा कब्जा कर लिया है। और बाकी काशी के कुछ लोग इसके विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं, क्रांतिकारी बन गए हैं। उनमें से ही एक क्रांतिकारी, पठान नाम का क्रांतिकारी भी हम देखते हैं, जिसे पकड़ने की बाउंटी किसको मिली है? प्रभास के, भैरवा के पात्र को, कि क्रांतिकारी पठान को तुम्हें पकड़ना है तो इतने इतने पैसे ऐसे मिलेंगे। तो ये क्रांतिकारी लड़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स के विरुद्ध। हाँ, यहाँ पर एक बात और हमें जो समझने जैसी है कि काशी शहर जो दिखाया है वहाँ पर हिंदू सिंबल्स को बदला नहीं गया, या हिंदू मंदिरों को तोड़ा नहीं गया है। मतलब ये जो भी कॉम्प्लेक्स है वो फॉरेन फंडिंग से काम करने वाली मिशनरीज तो नहीं है, या फिर आतंकवादी भी नहीं है, क्योंकि फिर वो तो पूरे दूसरे जो भी मूर्ति पूजा या काफिर है उनके सारे रिलीजियस सिंबल्स को ऑब्वियसली नष्ट कर देते। तो वो तो कॉम्प्लेक्स में नहीं होंगे जो भारत को कन्वर्ट करना चाहते हैं पूरी तरीके से, या सनातन संस्कृति का समूल नाश करना चाहते हैं। वो तो कॉम्प्लेक्स में वो लोग नहीं हैं। इवन कम्युनिस्ट भी नहीं होंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि फिर उनका तो सबसे पहला काम ही ये होता कि भाई मंदिरों को, हिंदू सिंबल्स को पूर्ण रूप से नष्ट कर दो, ये तो ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की है, या फिर ये तो डेविल वर्शिपर्स है। तो ऐसा करके उन्होंने हिंदू सिंबल्स को नष्ट नहीं किया। उल्टा मंदिर हमें दिख रहे हैं, काशी में भगवा ध्वज दिख रहे हैं, और हिंदी में, शुद्ध हिंदी में दुकानों के नाम भी हम देख रहे हैं। हालांकि आज से इतने 800 लगभग वर्षों के बाद में, 850 वर्षों के बाद में इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग, ये पता नहीं कैसे हुआ, क्या इसके पीछे वो लॉजिक दिखाएंगे पता नहीं। क्योंकि आज ही हम देख रहे हैं आज ही इवन पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में अपनी मातृभाषा में बात करने में शर्माते हैं। घर में भी अंग्रेजी में बात करना है, और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वगैरह है वहाँ पर भी ज़बरदस्ती अंग्रेज़ी में ही बात करवाएंगे। देखिए, अंग्रेज़ी सीखने में कोई मना नहीं कर रहा, परंतु मैं कह रहा हूँ कि अपनी ही मातृभाषा से कैसे दूर जा रहे, उसमें एक शर्म कैसे फील होती है बोलने में, कैसे लज्जा लगती है। ये तो हम 2024 में ही देख रहे हैं। अब इतने वर्षों के बाद में शुद्ध हिंदी का प्रयोग वगैरह, ये सब बातें ठीक है, उसके पीछे वो क्या, ये इस बीच के समय में क्या क्या हुआ, क्या वो दिखाएंगे, ये देखना कम से कम इंटरेस्टिंग होगा। बाकी तो और भी छोटी मोटी बहुत सारी बातें पता चल रही है। वहाँ पर वो नशा वगैरह कैसे कर रहे हैं, जो ड्रिंक किया जा रहा है शराब आदि, उसको सोम ड्रिंक उन्होंने कहा है। मतलब जो शराब है उसका तक नाम सोम ड्रिंक हो गया है। तो इस बीच में इतने सैकड़ों वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग, या हिंदू सिंबल्स और ज़्यादा ग्रो किए हैं, तो नष्ट तो नहीं हुए हैं। जैसी संभावना, डेमोग्राफिक चेंजेस अगर होते हैं, हिंदुओं की जनसंख्या कम होती है, तो आने वाले निकटवर्ती भविष्य में जो संभावना हमें दिखती है, वैसी कोई संभावना को उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लोर नहीं किया है। ये कम से कम इस सीरीज से, या जो कुछ भी उन्होंने अभी तक प्रमोशनल मटेरियल तैयार किया है उससे हमें दिख रहा है। या शायद ये भी वो दिखाना चाह रहे होंगे कि काशी के जो लोग हैं उन्होंने रेजिस्ट करके, लड़ करके अपने सिंबल्स की रक्षा की है। हो सकता है कि नष्ट करने का प्रयास हुआ हो, पर इन्होंने रेजिस्ट करके अपने सिंबल्स की रक्षा की हो। और वो कॉम्प्लेक्स में कौन है, वो सबसे पहले तो हमें जानना होगा, उसके पीछे वो क्या दिखाते हैं। ऑब्वियसली कोई अर्बन नक्सल्स, वामपंथी, कम्युनिस्ट, या जो भारत को कन्वर्ट करना चाहते हैं, वैसा तो ऐसी कोई थीम को एक्सप्लोर करेंगे ऐसी मेरी अपेक्षा तो नहीं है। बाकी फिल्म रिलीज़ होने के बाद में ही ज़्यादा हमें बातें पता चलेंगी। वैसे 10 तारीख को इसका ट्रेलर भी आ रहा है, उसमें से भी हो सकता है कि कुछ हमें और बातें पता चल जाए। बाकी तो एनिमेशन वगैरह की बात करें तो वो ठीक ही था, उन्होंने बस एक प्रमोशनल मटेरियल के रूप में ही इसको रिलीज़ किया है, तो उस हिसाब से तो ठीक ही था एनिमेशन।
हालांकि मुझे कुछ खास ऐसा प्रभावित नहीं किया है। अब देखिए हमारे चैनल के बहुत सारे मित्र ऐसे हैं, वो सभी जानते हैं कि जब से मैंने चैनल शुरू किया है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को मैंने हृदय से हमेशा से सपोर्ट किया है, हमेशा से। कितने सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और इस फिल्म से भी उन सभी मित्रों की काफ़ी अपेक्षाएं हैं, मैं बिल्कुल उसका सम्मान करता हूं। पर देखिए मैं आप सब मित्रों से झूठ तो नहीं बोल पाऊंगा, मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों शुरुआत से ही ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस इस प्रोजेक्ट से नहीं रहे हैं, कल्कि 2898 AD इस फिल्म से पता नहीं किस कारण से पर नहीं रहे हैं। और उसके बाद में पिछले वर्ष से जो कुछ भी उन्होंने टीज़र वगैरह प्रोमो वगैरह रिलीज़ किए हैं, उनको देखकर भी अभी तक भी मेरी ऐसी कोई उत्सुकता नहीं जगी है। ये मेरा व्यक्तिगत अपना मत है, हो सकता है कि फिल्म रिलीज़ होने के बाद में मुझे फिल्म पसंद आ जाए, अच्छी लगेगी तो बिल्कुल मैं अच्छा ही कहूँगा। अभी तक कम से कम जो मैंने फील किया वैसा का वैसा मैंने आप सब मित्रों के साथ में शेयर किया है। बस यही अपेक्षा करते हैं कि फिर से वही कोई सोशलिस्टों वाला माइंडसेट, पूंजीपतियों ने सब बर्बाद कर दिया वगैरह, ऐसा कुछ ना हो। देखते हैं क्या होता है। और काशी को जो उन्होंने दिखाया है, जो हिंदू सिंबल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो वो कैसे बच पाए, कैसे सर्वाइव कर पाए, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंजेस के भयावह परिणाम तो हम आज ही देख रहे हैं। तो देखते हैं क्या वो दिखाते हैं। आपके बाकी मैंने जो भी बातें बोली उस पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।